मूल निवासियों का विस्थापन, जिसमें हम मूल निवासियों का विस्थापन कैसे हुआ उसको हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसमें समझना होगा कि यार मूल निवासी होते कौन है। देखिए दोस्तों, मूल निवासी या मूल वासिंदे हम उसे कहते हैं जो किसी स्थान पे पैदा हुए हैं और उसी स्थान पे काफ़ी लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं। तो क्या हो गए, वहाँ के मूल निवासी हो गए। वैसे भारत में हम इनके लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आदिवासी आप जिसको बोलते हैं, तो वही इस समय हमारे देश के मूल निवासी माने जाते हैं, ठीक है। इस बात को आप समझ जाए। तो अब हम समझेंगे कि यार मूल निवासियों का विस्थापन हुआ कैसे, ठीक है। मूल निवासी विशेषकर यहाँ पे हम उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी है और ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी है उसके संदर्भ में हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, मूल निवासियों का जो विस्थापन का जो मेन कारण था वो था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अलग अलग देश में क्या हुआ, बहुत सारी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और यूरोप के जितने भी देश थे सब मुनाफा कमाने के लिए आए थे, अपने फ़ायदे के लिए आए थे। और उन्होंने क्या किया, वहाँ के लोग जो थे दूसरे देशों के, जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है, या फिर ऑस्ट्रेलिया है, या फिर आप भारत की बात कर सकते हैं। इन देशों में क्या हुआ, यूरोपीय कंपनियां आई और वहाँ के मूल निवासियों का विस्थापन करके, वहाँ के मूल निवासियों की हत्या करके या फिर कहीं और भगा के उन ज़मीनों पे क्या करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। तो इसी से एक विचारधारा का उदय हुआ जिसको हम कहते हैं साम्राज्यवाद। साम्राज्यवादी विचारधारा का मतलब क्या है, अब इसको समझें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साम्राज्यवाद एक तरीके से वो प्रक्रिया है, ठीक है। साम्राज्यवाद क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, कोई देश अपनी सीमा के विस्तार के लिए, ठीक है, अपने सीमा को बाहर विस्तार करने के लिए क्या करेगा, किसी देश के ऊपर आर्थिक और राजनीतिक रूप से नियंत्रण स्थापित कर लेगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। और साम्राज्यवादी विचारधारा से ही उपनिवेशवाद विचारधारा का उदय होता है। उपनिवेशवाद का भी मतलब यही होता है कि जब कोई देश क्या करता है, किसी देश को आर्थिक और राजनीतिक रूप से गुलाम बना लेता है, तो उसको हम कहते हैं उपनिवेशवाद। जैसे कि भारत भारत की अगर आप बात करें तो भारत भी तो किसका उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था, मतलब यानी कि गुलाम था, ठीक है। अब बात करते हैं कि यार साम्राज्यवादी ये जो विचारधारा है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने वाले देश कौन कौन से थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस रेस में सबसे आगे थे ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और हॉलैंड, ठीक है। तो ये 5 ऐसे देश थे जो क्या कर रहे थे, साम्राज्यवादी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे, यानी कि अपने देश की सीमाओं का विस्तार कर रहे थे, नए नए देशों को गुलाम बना रहे थे। तो ये हो गया आपका साम्राज्यवाद। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट, जिसपे आप लोगों को सभी चैप्टर एनिमेशन के माध्यम से समझाया जाता है। यार आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर शेयर कर दे ताकि ये वीडियो वायरल हो सके। तो चलिए दोस्तों, आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी है उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनके जीवन की विशेषता क्या थी, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले बताएंगे कि यहाँ के लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गाँव में समूह बनाकर रहते थे, ठीक है। नदी घाटी के आसपास गांव बनाते थे और वहाँ पे समूह बनाकर ये लोग रहा करते थे। अब ये मछली और मांस खाते थे और सब्जियां तथा मक्का उगाया करते थे, ठीक है। तो भोजन का मुख्य साधन क्या था, मछली और मांस, इसके अलावा कई प्रकार की सब्जियां तथा मक्का उगाते थे। ये अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे, ठीक है, शिकार करने के लिए, ताकि मांस की प्राप्ति हो सके। तो इसके लिए लंबी यात्राएं भी ये किया करते थे। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इनको उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदान में घूमते रहते थे, मतलब कि जंगली भैंसों का शिकार किया करते थे। और लेकिन देखिए, एक और ख़ास बात इनके बारे में आप समझे कि ये उतने ही जानवर को मारते थे जितना उनको ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा जानवरों का शिकार नहीं करते थे, ठीक है। इनमें ज़मीन के नियंत्रण को लेकर कोई मुद्दा ही नहीं था, ठीक है, कि भाई हाँ ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा ज़मीन है, ऐसा कोई मतलब मुद्दा ही नहीं रहता था। ज़मीन को लेकर कभी संघर्ष ही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीनें थी, जिस कारण ज़मीन के नियंत्रण को लेकर कोई मुद्दा इनके बीच में या कोई संघर्ष इनके बीच में नहीं होता था। इसके अलावा ये जो लोग थे वो कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े भी बुना करते थे, तो बुनाई का काम भी ये बहुत अच्छे से करते थे। सो गाइस, ये आपको उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके जीवन की विशेषताएं थी। दोस्तों, अभी हमने जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके जीवन की विशेषता तो समझ लिया, लेकिन आपको पता है कि धीरे धीरे फिर वहाँ पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। आपको पता होगा कि स्पेन का एक नाविक था जिसका नाम था कोलंबस, ठीक है। कोलंबस ने 1492 में अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी, ठीक है। और वो वैसे भारत की खोज में, कोलंबस जो था वो भारत की खोज में निकला था, पर भारत को नहीं खोज पाया, वो कैरिबियन द्वीप समूह पहुंच गया था,
ठीक है, मतलब अमेरिकी महाद्वीप की उसने खोज कर दी थी और वहाँ के मूल निवासियों को देखा तो बहुत ज़्यादा काले थे और मतलब काले थे, थोड़ा रेड फेस था उनका, तो इसीलिए वहाँ के लोगों को उसने रेड इंडियंस नाम दे दिया, रेड इंडियंस। और काफ़ी लंबे समय तक यूरोप के लोग उसी को इंडिया समझ बैठे थे, ठीक है। लेकिन वास्तव में आपको पता है कि इंडिया की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में की थी, ठीक है। और ये सब मतलब कहीं ना कहीं यूरोपीय कंपनी जो इन नए नए देशों की खोज कर रहे थे तो अपने मुनाफे के लिए कर रहे थे, वहाँ से व्यापार करने के लिए, मसाले मंगाने के लिए, लकड़ियों को आयात करने के लिए, या फिर जो भी खनिज संसाधन है उसको वहाँ से मंगाने के लिए क्या कर रहे थे, नए देशों की खोज कर रहे थे। मतलब मेन पर्पस इनका था मुनाफा कमाना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ होगा, जो बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां या यूरोप के लोग उत्तरी अमेरिका पहुंचे होंगे, तो वहाँ के मूल निवासियों का एक तरीके से विस्थापन करना शुरू कर दिया होगा और वहाँ के मूल निवासियों का शोषण करना शुरू कर दिया होगा। तो यहाँ पे एक मेन टॉपिक है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसकी बात कर लेते हैं हम, कि जो उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी थे यूरोपीय लोगों के व्यवहार को देखकर दुखी क्यों होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मूल निवासियों की बात करें तो मूल निवासी जिन चीज़ों का आदान प्रदान यूरोपीय लोगों के साथ करते थे वे उनके लिए दोस्ती का उपहार समझते थे, है ना। दोस्त समझ के क्या करते थे, उनको चीज़ों को दे दिया करते थे। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका सपना देखने वाले जो यूरोपीय लोग थे उनके लिए मछली, रोएदार खाल या फिर जो भी मसाले हैं वो सब उनके लिए क्या थे, माल थे। मतलब जिसको वो बेचकर वो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते थे, ठीक है। तो इन बेची जाने वाली चीज़ों का जो भी दाम था या ठीक है और पूर्ति था, वो साल दर साल क्या होता था, बढ़ता रहता था। जो भी वस्तुएं ये मूल निवासी यूरोपीय लोगों को बेचते थे या देते थे, साल दर साल उनका रकम जो था, उसका जो मूल्य था वो बढ़ता रहता था। और मूल निवासियों को इसके इन वस्तुओं के दाम के बारे में, कि भाई ये मसाले जो है या रोएदार जो खाल है वो बहुत ज़्यादा कीमती है, इसके बारे में मूल निवासियों को कुछ भी पता नहीं था, है ना। क्योंकि यूरोप का जो बाजार है, यूरोप के बाजार की जो स्थिति है उसके बारे में उनको क्या पता है। उनको ये थोड़ी नहीं पता है कि जो ये यूरोप लोग को जो ये रोएदार खाल दे रहे हैं या फिर कोई मछली दे रहे हैं या कोई जितनी भी कीमती वस्तुएं दे रहे हैं, उसको यूरोप में बेच के काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, है ना। तो इस बात का तो जरा भी ज्ञान नहीं था मूलवासियों को। इसके अलावा यूरोप के लोग क्या करते थे, यूरोप के जो व्यापारी थे मूल निवासियों को कभी कभी उनके चीज़ के बदले तो बहुत कुछ दे दिया करते थे और कभी कभी कुछ भी नहीं देते थे, है ना। बहुत ही कम दाम दिया करते थे, जिस कारण भी यहाँ के लोग नाखुश रहते थे। इसके अलावा यूरोपीय लोगों के लालच को देखकर भी ये बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि यूरोप के लोगों ने क्या किया, वहाँ के मतलब रोएदार खाल पाने के लिए, रोएदार खाल की प्राप्ति करने के लिए अनेक जानवरों की हत्या कर दी, उनको हलाल कर दिया, है ना। और मूलवासी इस बात से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, भयभीत थे कि ये जो जानवर है वो उनसे इस विध्वंस का बदला जरूर लेंगे, है ना। मूल निवासियों में डर पैदा हो गया था, क्योंकि मूल निवासी पहले भी शिकार करते थे लेकिन उतना ही शिकार करते थे जितना कि उनको जरूरत था। रोज की भोजन के लिए या फिर और चीज़ों के लिए जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही शिकार किया करते थे। लेकिन जो यूरोप के लोग थे वो तो व्यापार के लिए आए थे और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या करते थे, बहुत ज़्यादा जानवरों को, अपना मुनाफा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा जानवरों की हत्या कर दिया करते थे। और है कि यूरोप के जो लोग थे वो अमेरिका क्यों प्रवास कर रहे थे, ठीक है। प्रवास मतलब होता है कहीं आप जाते हो, कि कहीं आप चले जाते हो, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही प्रवास कहलाता है। तो यूरोप के लोग अमेरिकी महाद्वीप की तरफ क्यों प्रवास कर रहे थे, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप लोग सिर्फ व्यापार की ही बात नहीं करेंगे, व्यापार के अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हम ब्रिटेन और फ्रांस के लोगों की बात करते हैं। तो ब्रिटेन और फ्रांस के लोग जो थे इस कारण वहाँ पे आते थे क्योंकि वहाँ के छोटे पुत्रों को ना पिता के जायदाद पे कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, ठीक है। पिता के संपत्ति पे उनको अधिकार नहीं मिलता था, तो इस कारण जो छोटे पुत्र थे ब्रिटेन और फ्रांस के, वो कहाँ चले जाते थे, अमेरिकी महाद्वीप चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे वो आसानी से ज़मीन के मालिक बन सकते थे। वहाँ पे इतनी सारी ज़मीनें थी जहाँ पे वो अपना अधिकार जमा सकते थे, ज़मीन के मालिक बन सकते थे। दूसरा पॉइंट में आप बताएंगे कि जर्मनी और स्वीडन जैसे देश है या फिर इटली जैसे देश है, ठीक है, यहाँ से लोग इसलिए आते थे क्योंकि जो उनकी ज़मीनें थी वो बहुत बड़ी, जो किसान होते थे, बड़े बड़े किसानों ने क्या किया था, उनकी ज़मीनों को खरीद लिया था। तो बहुत सारे लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी, ठीक है। तो इस कारण ज़मीन प्राप्त करना चाहते थे वो, इस कारण वो अमेरिकी महाद्वीप गए। तो दूसरा पॉइंट आप ये बता सकते हैं। तीसरे पॉइंट में हम पोलैंड की बात करेंगे, ठीक है। पोलैंड के जो मतलब लोग थे उनको स्टेपिस घास के मैदान में काम करने में बहुत मज़ा आता था, ठीक है। तो स्टेपिस घास के जो मैदान है उनको अमेरिकी महाद्वीप में आसानी से उपलब्ध हो सकता था और इस कारण पोलैंड के भी बहुत सारे लोग कहाँ गए, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप या अमेरिकी महाद्वीप की तरफ पलायन कर गए, प्रवास कर गए। तो आप एक पॉइंट तो ये बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या था कि यार आपको पता है उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पे ज़मीन खरीदना बहुत ही
आसान था, सस्ते दाम पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदी जा सकती थी। तो इस कारण बहुत सारे यूरोप के लोग इन महाद्वीपों में आ रहे थे। तो ये सारे पॉइंट आपको इस टॉपिक में बताने हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मूल निवासियों को उनके ज़मीन से बेदखल कैसे किया गया। ठीक है, तो आपको मैं ये बात पहले ही समझा चुका हूँ कि वास्तव में जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में या फिर दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में जितने भी गोरे लोग आपको दिखते हैं ना, गोरी चमड़ी के लोग दिखते हैं, वो वास्तव में वहाँ के मूल निवासी है ही नहीं। वो सब यूरोप से जाकर वहाँ पे बसे हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले कि किस तरीके से यूरोपीय लोगों ने अमेरिकी महाद्वीप के जितने भी मूल निवासी थे उनको उनकी ज़मीन से बेदखल करना शुरू कर दिया था। तो मैं आपको इसमें पहला पॉइंट बताना चाहूँगा। पहला पॉइंट आपको बताना है कि जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बस्तियों का विकास होने लगा ना, ज़मीन को खरीदा जाने लगा, मूल निवासियों की ज़मीन को बेचा जाने लगा, उनके दस्तखत वगैरह ले लिए गए और उनको उनकी ज़मीन से क्या कर दिया गया, बेदखल कर दिया गया, उनको अपनी ज़मीन से निकाल दिया गया। अब उनको उनके ज़मीन के बदले जो भी कीमत दी जाती थी वो बहुत ही कम होती थी। कई बार क्या करते थे, यूरोप के जो लोग थे वो धोखाधड़ी करके उनकी ज़मीनें उनसे ले लेते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भाई नॉर्मल थी, धोखाधड़ी की बातें उनको अब मूलवासियों की इतनी समझ होती नहीं थी। इसमें आपको सबसे बढ़िया उदाहरण बताना है जॉर्जिया का। ठीक है, जॉर्जिया क्या है, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है और वहाँ पे एक कबीला है। ठीक है, मूल निवासियों का एक कबीला था जिसका नाम है चिरोकी कबीला। अब चिरोकी कबीला के लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी सीखी थी। ठीक है, ये जो मूल निवासी थे उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी सीखी थी और सबसे पहले अमेरिकी जीवन शैली है ना उसको भी अपनाया था इन्होंने। अमेरिकी जीवन शैली से यहाँ पे हमारा भी प्राय है यूरोपीय लोगों की जीवन शैली से। ठीक है, जो यूरोपीय लोग अमेरिका में जाके बसे थे और उनकी जो जीवन शैली है उसी को हम अमेरिकी जीवन शैली कहते हैं। तो चिरोकी कबीले के लोगों ने सबसे पहले अमेरिकी जीवन शैली को भी अपनाया और अंग्रेजी भाषा को भी सीखा, लेकिन इन लोगों को भी नागरिकता संबंधित जो भी अधिकार थे उनसे वंचित रखा गया, उससे दूर रखा गया। इसके अलावा अमेरिकी फ़ौज ने क्या किया, चिरोकी कबीलों को उनकी भूमि से बेदखल करना शुरू कर दिया। लगभग ऐसा कहा जाता है कि उनको लगभग चिरोकी कबीले के लगभग 15,000 लोगों को उनके ज़मीन से बेदखल करने के लिए मजबूर कर दिया गया था और उनमें से कई तो भाई लगभग 1/4 अपने आंसुओं की राह में, मतलब सफ़र करते करते मर खप गए थे, उनका खात्मा हो गया था। तो इससे ये समझ में आता है कि यार बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे ये यूरोप के लोग। अब यूरोप के जो लोग थे वो मूलवासियों पे क्या आरोप लगाते थे उसकी हम बात करते हैं। यूरोपवासी आरोप लगाते थे कि मूल निवासियों को ना उनके ज़मीन का इस्तेमाल करने आता ही नहीं है, ज़मीन का वो सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और मूलवासी क्या है, आलसी है। ठीक है, अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते हैं मूलवासी, या ढंग के कपड़े पहनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उनके ढंग के कपड़े पहनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये सारे आरोप यूरोप के लोग मूलवासियों पे लगाते थे और उनको फिर उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया करते थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी पॉइंट इसमें बताया वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोल्ड रश की। ठीक है, ये जो टॉपिक है गोल्ड रश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो हर क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन जरूर नजर आएगा। ठीक है ना, तो गोल्ड रश है क्या और इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में क्या योगदान दिया है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, गोल्ड रश क्या था। यूरोप के लोगों को इस बात की आशा थी या इस बात का पता था उनको कि संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जो उत्तरी अमेरिका है ना, उसमें धरती के नीचे क्या है, सोना है, मतलब गोल्ड है। और 1840 में क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में क्या हुआ, जमीन के नीचे से कुछ सोने के चिन्ह मिले, गोल्ड के कुछ चिन्ह मिले और इसी ने क्या किया, एक तरीके से गोल्ड रश को जन्म दिया। क्योंकि जैसे ही सोने के चिन्ह कैलिफोर्निया से मिले, उसी मिलते ही क्या हुआ, यूरोप के बहुत सारे लोग अमेरिका सपना देखने के, मतलब वो अमेरिका सपना देखते थे और अमीर बनने के लालच में वो कहाँ पहुंच गए, संयुक्त राज्य अमेरिका। चुटकियों में बहुत तेजी से वहाँ पे संख्या बढ़ने लग गई और वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो गई, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और इसी ने किसको जन्म दिया, गोल्ड रश को, सोने के लिए जो भीड़ इकट्ठी हुई उसको जन्म दिया। अब बात करते हैं कि गोल्ड रश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में कैसे योगदान पहुंचाया। तो देखिए दोस्तों, गोल्ड रश के कारण क्या हुआ, पूरे महाद्वीप में रेलवे लाइन का निर्माण हुआ और रेलवे लाइन का निर्माण करवाने के लिए चीनी श्रमिकों की नियुक्ति हुई। चाइना से बहुत सारे लेबर को बुलाया गया, उनको नियुक्त किया गया। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में रेलवे का काम था जो 1870 में कंप्लीट हो गया था और कनाडा में ये काम 1885 तक कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा गोल्ड रश के कारण क्या हुआ, उद्योग धंधों की स्थापना हुई और गोल्ड रश के कारण एक और काम क्या हुआ कि खेती का तेज गति से विस्तार हुआ, क्योंकि संख्या तेज गति से बढ़ी, वहाँ पे बढ़ने लग गई थी, तो खेती का विस्तार करना भी जरूरी था। तो इससे संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान मिला गोल्ड रश के कारण। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मूल निवासी थे
उनके अधिकारों के रक्षा के लिए या फिर उनके हित के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे, क्या क्या कुछ किया गया था। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं 1934 का जो इंडियन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। ये जो एक्ट पारित किया गया था, ये जो कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत क्या था कि रिजर्वेशन में मूल निवासी क्या कर सकते थे, जमीन खरीद सकते थे। रिजर्वेशन है क्या, अब देखिए, मूल निवासियों को अपनी जमीन से बेदखल करके उनके लिए जो जमीनें आरक्षित की गई थी, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब रिजर्वेशन में क्या था कि मूल निवासी क्या कर सकते थे, जमीनें खरीद सकते थे, अपने नाम पे जमीन करवा सकते थे और ऋण या पैसे वगैरह उधार ले सकते थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप भी बता देंगे। दोस्तों, इसके अलावा 1950 से 1960 के दशक में क्या हुआ, और जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सरकार थी और जो कनाडा की सरकार थी, उसने क्या किया, मूल निवासियों के लिए जो विशेष प्रावधान उन्होंने किए थे उनकी सुरक्षा के लिए, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक है, उनका मानना ये था कि अगर उनके कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा ना, तो उससे क्या होगा, मूलवासी अब मुख्य धारा में आ जाएंगे, यानी कि यूरोपीय संस्कृति को अपना लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो ऐसा मतलब चाहते नहीं थे, वो यूरोपीय संस्कृति को मूलवासी अपनाना नहीं चाहते थे। इसके अलावा दोस्तों 1954 में अनेक मूल निवासियों ने अपने द्वारा तैयार किए गए डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स में इस शर्त के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता स्वीकार की कि उनके रिजर्वेशन वापस नहीं लिए जाए और उनकी परंपराओं में दखल अंदाजी ना किया जाए। कहने का मतलब है कि वो ये चाहते थे कि जो मतलब अमेरिकी सरकार है या कनाडा की जो सरकार है, उनके परंपराओं में, उनके जो भी संस्कृति है उसके अंदर कोई दखल अंदाजी ना करे और रिजर्वेशन वाली जो भूमि है वो उनके पास ही रहने दिया जाए, जिससे कि वहाँ पे अपना वो जीवन यापन चला सके। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की बात करते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासियों की विशेषता क्या है, या ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी के बारे में अगर आपको जानकारी देनी है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के जो शुरुआती मनुष्य थे या जो आदि मानव थे, जिन्हें क्या कहा जाता है, एबोरिजिनीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एबोरिजिनीज। ठीक है, और ये एबोरिजिनीज जो समुदाय के लोग हैं, यानी कि आदिवासी जो लोग हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में लगभग आज से 40,000 साल पहले आने शुरू हुए थे। ठीक है, ये मतलब अनुमान लगाया जाता है। और ये आए कहाँ से थे, तो ऑस्ट्रेलिया से लगा एक भू सेतु है, मतलब भू सेतु आप समझ सकते हैं, एक पुल कह सकते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से मतलब एक भू सेतु लगता है, कहाँ पे लगता है, न्यू गिनी में लगता है। ठीक है, तो ये न्यू गिनी से आए थे। लेकिन जो यूरोप मतलब जो मूलवासियों की जो अपनी परंपरा है, मूलवासियों की अपनी परंपरा के हिसाब से वे ऑस्ट्रेलिया आए नहीं थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही आए नहीं थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में ही रहते थे, हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया के ही थे। ठीक है, ऐसा इनका कहना था। अब देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 18वीं सदी की अगर हम बात करें, तो 18वीं सदी के आसपास तक ऑस्ट्रेलिया में इन जो मूलवासी हैं, उनकी जो कुल समुदाय है वो लगभग 350 से लेकर 750 इनके समुदाय टोटल समुदाय थी। और ये अनेक भाषा बोलती थी, हर समुदाय की अपनी खुद की भाषा होती थी। और इसमें से अगर हम 200 भाषा की बात करें, तो 200 भाषा जो ऐसी है जो आज भी वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बोली जाती है। इसके अलावा कुछ मूलवासियों के कुछ और समुदाय है। ठीक है, विशाल समुदाय जो है उत्तर में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी दिशा में रहता है, जिसको टॉरस स्टेट टापुवासी कहते हैं। आप इसको भी याद रख ले। अब इनके लिए एबोरिजिनी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये वास्तव में कहीं और से आए थे। ठीक है, यहाँ के ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं थे, इसलिए इनको एबोरिजिनीज नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो ऑस्ट्रेलिया के मूल वासियों की बात हो गई। अब मैं ऑस्ट्रेलिया की अगर खोज की जानकारी आपको दूं, तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज हुई थी वो 1770 में की गई थी, जेम्स कुक के द्वारा, या इनको हम कैप्टन कुक के नाम से भी जानते हैं। एक ब्रिटिश थे कैप्टन कुक, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने खोज की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज करने के साथ ही क्या हुआ, मतलब एक आदिवासी ने क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी। कैप्टन कुक की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई एक आदिवासी के द्वारा। जिस कारण उसके बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के जो मूलवासी थे उनको ब्रिटिश लोगों ने हिंसक घोषित कर दिया और उनका शिकार करना स्टार्ट कर दिया, उनका खात्मा करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि यूरोप के लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर आरोप लगा दिया था। और आरोप क्यों लगाया, क्योंकि कैप्टन कुक की हत्या कर दी थी एक मूलवासी ने, और कैप्टन कुक ने ही ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखिए, ऑस्ट्रेलिया के मैप को देख के अगर आप समझना चाहें, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, ऑस्ट्रेलिया की जो आप मेन शहर की बात करें, जैसे कि आप सिडनी देख सकते हैं, यहाँ पे कैनबरा देख सकते हैं। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैनबरा। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है मेलबर्न में, है ना। एडिलेड हो गया, आप पर्थ देख सकते हैं, आप डार्विन देख सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो अधिकांश जो शहर है या प्रमुख नगर है, वो
समुद्री किनारे विकसित हुआ है। बाकी बीच का जो इलाका है जंगलों से घिरा हुआ है और रेगिस्तानी भाग है, और यहाँ पे बहुत ही कम मतलब लोग रहते ही नहीं है, बिल्कुल जंगलों से घिरा हुआ है। आप न्यूज़ वगैरह में कई बार खबर भी सुनते होंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगा है आग, है ना? और ये सारी चीज़ें आप सुनते होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के जो बीच जितना मतलब अंदर जाएँगे ना, उतने ही घने जंगलों से ऑस्ट्रेलिया घिरा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया के जो समुद्री के आस-पास का जो इलाका है वहीं पे लोग रहते हैं। दोस्तों, इस पैराग्राफ में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूलवासी मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो यूरोपवासियों का आगमन हुआ, तो वहाँ पे के जो मूलवासी थे उसको खतरे की नज़र से नहीं देखते थे, खतरे की निगाह से नहीं देखते थे। लेकिन वास्तव में ये यूरोपवासी क्या लेकर आए, बहुत सारे कीटाणु, ऐसे कीटाणु लेकर आए जो कि मूलवासियों को उनको मतलब उसके चपेट में आ गए मूलवासी। ज़मीन खोने के कारण बहुत सारे जो मतलब अ, मूलवासी थे। इसके अलावा मूलवासियों ने क्या किया, इन आबादकार यानी कि जो भी बाहरी लोग थे उनके लिए आबादकार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनके साथ आबादकारों के साथ मतलब यूरोपीय लोगों के साथ इनकी लड़ाइयाँ हुई, और इस संघर्ष में कुल मिला के 90% 90 जो परसेंट मूलवासी है वो अपना जान गंवा बैठे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का सफाया यूरोप के लोगों ने किया था। अब देखो यहाँ पे क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर जो ब्रिटेन या इंग्लैंड से जो आबादकार आते थे, यानी कि जो लोग आ रहे थे, वो ज़्यादातर क्या थे, कैदी थे। ठीक है। अपना कारावास पूरा करने के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही रहने की एक तरीके से शपथ ली थी, या फिर एक ऐसा प्रस्ताव पे उन्होंने हस्ताक्षर किया था कि भाई उनकी जब सज़ा ख़त्म हो जाएगी तो भी कहाँ रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, दोबारा इंग्लैंड लौट कर नहीं आएंगे। तो ऐसे लोगों को मतलब एक तरीके से कैदियों को, अपराधियों को इंग्लैंड से कहाँ बसाया जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया बसाया जा रहा था। ठीक है। और इस तरीके से यूरोपीय लोगों की जो संख्या थी ऑस्ट्रेलिया में लगातार बढ़ती जा रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है इस समय वो कैनबरा है। ठीक है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ठीक है। अब कैनबरा जो है वो कैमरा से बना है, जिसका अब कैमरा का अर्थ क्या होता है, सभा स्थल। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी इस समय हम कैनबरा को मानते हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को याद रखिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बदलाव की लहर, जो हमारा टॉपिक है। ठीक है। और इसमें एक मानव शास्त्री की बात की गई है जो लगभग 1968 के मानव शास्त्री हैं। उन्होंने मतलब 1968 में एक व्याख्यान लिखा था, और इस मानव शास्त्री का जो नाम है वो है WEH स्टेनर। ठीक है। तो इन्होंने एक व्याख्यान लिखा था, और उस व्याख्यान का शीर्षक था द ग्रेट ऑस्ट्रेलिया साइलेंस, मतलब कि महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी, जो कि एक तरीके से इतिहासकारों की चुप्पी थी। मतलब मूल निवासियों को लेकर इतिहासकारों ने जो चुप्पी साध रखी थी ना, उसके ऊपर इन्होंने व्याख्यान लिखा था। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में भी बहुत ज़्यादा काबिलियत थी। ऐसा नहीं था कि वो असभ्य थे, या फिर उनको अच्छे कपड़े पहनना नहीं आता था, या फिर वो जलवायु को नहीं समझ सकते थे, प्रकृति को नहीं समझ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि वहाँ के मूल निवासी अपनी संस्कृति को लेकर, अपने समुदाय को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब जागरूक रहते थे अपने समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा प्रकृति और जलवायु को समझने के लिए भी मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था। चित्रकारी, हस्तशिल्प की बात कर सकते हैं आप, कपड़ा साजी, मतलब अच्छे कपड़े वगैरह भी पहना करते थे वो। इन सभी चीज़ों में क्या थे, निपुण थे। मतलब इन सभी चीज़ों का कौशल था उनके अंदर। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा योग्य थे। लेकिन जितने भी इतिहासकार थे वो सब इनकी इन सभी विशेषताओं के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, और एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहीं ना कहीं क्या कहते थे, हिंसक कहा करते थे। जैसा कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के मूलवासियों ने क्या किया था, कैप्टन कुक की हत्या कर दी थी। और ऐसा माना जाता है कि कैप्टन कुक जब 1770 में ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था, उसी समय से ऑस्ट्रेलिया इतिहास की शुरुआत होती है। लेकिन वास्तव में ये चीज़ गलत है, क्योंकि वहाँ पे पहले से भी मूल निवासी रहते थे, और उनके समय से ही वहाँ के इतिहास की शुरुआत हुई थी। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, यहाँ के मूल निवासियों को समझने के लिए, वहाँ वहाँ के मूल निवासियों की जीवनी को समझने के लिए अनेक प्रकार के विश्वविद्यालयों की स्थापना करवाई गई। जो कला दीर्घाएँ होती है, यानी कि फ़ोटो वगैरह है वहाँ पे, उनको भी वहाँ के मूल निवासियों को भी शामिल किया गया। ठीक है। और उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे संग्रहालय बनाए गए, म्यूज़ियम बनाए गए, जिसके माध्यम से वहाँ के मूल निवासियों की संस्कृति को ज़िंदा रखा जा सके। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किया गया था। इसके अलावा दोस्तों, जब 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार जैसे शब्द उठने लग गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया की जनता को धीरे धीरे एहसास होने लग गया कि जिस तरीके से मतलब अमेरिका, कनाडा और न्यूजीलैंड की
के लोगों का जो ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया था, उसके विपरीत बिल्कुल मतलब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो मूलवासी थे, उनका जो ज़मीन है उनसे कुछ अलग ही तरीके से अंग्रेज़ों ने क्या किया था या ब्रिटिश लोगों ने गलत तरीके से हड़प लिया था। इनसे ना तो कोई मतलब दस्तावेज़ या जो समझौता पत्र है उस पे भी हस्ताक्षर नहीं करवाते थे। भूमि पर अधिग्रहण करने के लिए, ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जो मूलवासी थे या न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी थे, उनके ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए कहीं न कहीं ब्रिटिश क्या करते थे, समझौता पत्र पे हस्ताक्षर करवाते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जितने भी मूलवासी थे, उनसे किसी भी समझौता पत्र पे हस्ताक्षर नहीं करवाया गया था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार उस ज़मीन को क्या कहती थी, टेरा न्यूलियस कहती थी। अब टेरा न्यूलियस है क्या? तो इसका मतलब होता है जो किसी की नहीं है, मतलब जो ज़मीन किसी की नहीं है, इसका मतलब ये होता है। ऐसा मतलब ऑस्ट्रेलिया की सरकार का मानना था कि यहाँ की जो ज़मीन है वो किसी की ज़मीन नहीं है, इस पे कोई भी कब्ज़ा कर सकता है। ऐसा कुछ आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर में बता रखी थी। इसके अलावा आपका जो ये 10th चैप्टर है मूल निवासियों का विस्थापन, इसमें और कोई टॉपिक है नहीं जो कि आपको समझाना रह गया। पूरा चैप्टर मैंने आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और इसके बाद आपको इस चैप्टर के ऊपर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।